हाँ तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी में। तो डियर स्टूडेंट्स, हेलो एल्केन और हेलो एरिन क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और कंटिन्यूसली उस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो अभी हम लोग एल्काइल हैलाइड को बनाने का तरीका सीख रहे हैं। उसमें हमने आपको क्या बताया, एल्कोहल से कैसे बनता है, ठीक है, अल्केन से कैसे बनता है, और तीसरे नंबर में हम पढ़ रहे थे कि अल्कीन से एल्काइल हैलाइड कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए, अगर पीछे का लेक्चर आपका छूट गया है तो ऊपर देखिएगा, आपको जो है यहाँ पर दिखाई पड़ेगा पिछले क्लास का लिंक, वहाँ से आप डायरेक्ट जो है उस क्लास को देख सकते हैं, लेकिन पहले लाइव में इस क्लास को पूरा अटेंड कर लीजिए। तो एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बनाने की जो विधि है उसमें दो तरीका है। एक मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, जिस विधि में कार्बोकैटायन बनता था, मार्किनिकॉफ नियम के अनुसार जो है इलेक्ट्रोफाइल जो है वहाँ पर ऐड होता था, किस पे, एल्कीन पे, ठीक है ना। पिछले लेक्चर का ये क्लास है, मतलब आप देख सकते हैं हमारे क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए, तो दूसरा तरीका एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बनाने का दूसरा तरीका भी होता है, वो क्या है, एडिशन ऑफ हैलोजन। ठीक है, डायरेक्ट हैलोजन को हम क्या कर सकते हैं, एल्कीन में ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारा एल्काइल हैलाइड बन सकता है। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था कि हैलोजन हैलाइड, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन हम एल्कीन के साथ कराते थे, जिसमें से जो हैलाइड ग्रुप है, क्लोराइड ब्रोमाइड, वो एल्कीन पर जाकर जुड़ता था, जिसमें वो ब्रोमो वाला या क्लोरो, वो जो भी चीज़ है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता था। ठीक है, चलिए, तो आज बिल्कुल केस अलग है। इसमें डायरेक्ट जो है हम क्या करेंगे, हैलोजन को एल्कीन के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो इसमें क्या होगा कि इसमें से X2 जैसे है तो X2 की जगह पे आपका Br2 होगा, Cl2 होगा, याद रखिएगा, या तो वो ब्रोमीन हो सकता है या तो वो क्लोरीन हो सकता है। फ्लोरीन और आयोडीन इस रिएक्शन को नहीं करता है। तो इसमें से क्या होगा, एक X जो है यानी एक हैलोजन एटम इस पर लग जाएगा और एक हैलोजन एटम इस पर लग जाएगा, और ये बॉन्ड जो है ये टूट जाएगा। तो आप देख सकते हैं CCl4 की उपस्थिति में, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में एल्कीन का रिएक्शन जब हम हैलोजन के साथ कराते हैं, हैलोजन में आपका ब्रोमीन और क्लोरीन है, तो हमारा ये एल्काइल हैलाइड बनकर आ जाता है। तो ये जो X2 है, इसमें से एक हैलोजन एटम इस कार्बन पर लगता है और एक हैलोजन एटम इस कार्बन पर लगता है, और जो एडिशन होता है वो एंटी एडिशन होता है, मतलब देख लीजिए, एक इधर लग रहा है तो एक ऊपर की ओर लग रहा है। ठीक है, अब इसको जो है हम एक्सेस लेंगे, ठीक है ना, जो हमारा हैलोजन एटम है इसको एक्सेस मात्रा में हमको लेना पड़ता है इस रिएक्शन को कराने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, ये आपका जो है क्या चीज़ है, 2 कार्बन का एल्कीन है, यानी कि इथीन है, और इथीन का रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ करा रहे हैं CCl4 की उपस्थिति में। तो क्या हो जाएगा, CH2, ठीक है, ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर एक ब्रोमीन लग जाएगा और यहाँ पर एक ब्रोमीन लग जाएगा, कार्बन पर एक ब्रोमीन और इस कार्बन पर एक ब्रोमीन लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए, जितना भी तरीका होता है एल्काइल हैलाइड बनाने का वो सारा आपको बता दिया गया है। एल्कोहल से कैसे बनाया जाता है, अल्केन से कैसे बनाया जाता है, और हमने देख लिया कि एल्कीन से कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, अब चलिए NCERT का कुछ क्वेश्चन है उसको हम यहाँ से देख लेते हैं। जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक एल्कोहल को बनाने, एल्काइल हैलाइड को बनाने की विधि, उन पर आधारित क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। देखिए, ये है आपका और ये है आपका, ठीक है, ये एक एल्कोहल है, साइक्लिक अल्कोहल है, और ये SOCl2 है, याद कीजिए SOCl2 है ना। एल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ कराते थे, SOCl2 के साथ कराते थे, थायोनाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है ना। तो हमारा प्रोडक्ट क्या होता था, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमारा है इसका OH ग्रुप यहाँ से हटाना पड़ेगा, इस OH ग्रुप को यहाँ पर हटा देंगे और इसके पास क्या लग जाएगा, याद कीजिए SOCl2 का क्लोरीन लग जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन पर आधारित है, ये रहेगा। अब यहाँ पर जो OH था वो OH यहाँ से हटने वाला है, वो OH यहाँ से हटने वाला है, यहाँ लगेगा क्या, तो यहाँ पर आपका क्लोरीन लग जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्लोरीन लग गया, प्लस क्या बनता था, याद कीजिए HCl गैस बनता था और प्लस SO2 गैस बनता था, ठीक है। तो हमारा ये साइक्लिक एल्काइल क्लोराइड बन गया। देख रहे हैं, OH ग्रुप को हटा देंगे और यहाँ पर सीधा जो है हम क्लोरीन लगा देंगे, ब्रोमीन फ्लोरीन नहीं लगाएंगे। आपको बताए थे कि थियोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराने पर सिर्फ हमको एल्काइल क्लोराइड ही मिलता है और साथ में 2 गैस मिलते हैं जो वहाँ से निकल जाते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये मेन प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, इस रिएक्शन को देखते हैं हम। ये देखिए आप, ये बेंजीन है, इसके साथ यहाँ पर इथाइल लगा हुआ है और इधर जो है नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, और इसको हीट कर रहे हैं हम।
हीट कर रहे हैं। यानी ये जो आपका रिएक्शन है ये क्या चीज़ है, याद कीजिए, फोटो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, अल्केन का फोटो हैलोजिनेशन। ठीक है, देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पर आपने पढ़ा एडिशन ऑफ हैलोजन, इसको हम हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन भी कहते हैं, एल्कीन का हैलोजनन। और इससे पहले आपने एल्केन का हैलोजनन भी पढ़ा है। तो एल्कीन का हैलोजनन और अल्केन का हैलोजनन हम किस तरह से कराते हैं ये आप पढ़े हुए हैं। तो इसमें देखिए आपको कहीं पर एल्कीन तो नज़र आ नहीं रहा है, यहाँ पर नज़र क्या आ रहा है, यहाँ पर हमको बेंजीन नज़र आ रहा है और यहाँ पर हमको एक अल्काइल ग्रुप नज़र आ रहा है ना, यानी कि अल्केन इसको हम कह सकते हैं, वो हमको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा लाइट की उपस्थिति में, HB का मतलब क्या है, प्रकाश की उपस्थिति में, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा। तो याद कीजिए यहाँ से जो हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है, यहाँ पर एक छूट गया आपको Br2 मैं दे देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो बनेगा तो वो प्रोडक्ट आपका ये होगा हैलोजनन, जिसका एल्केन का हैलोजनन। तो याद कर लीजिए कि अल्केन का हैलोजनन, तो आपको पता चल जाएगा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, आपको बताए थे कि यहाँ से क्या होगा कि एक हाइड्रोजन हटता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा। तो चलो यहाँ से क्या करो कि CH2 और CH3 नहीं देना है, CH2 देना है। CH2 दे दिए, एक हाइड्रोजन को हटाए, उस एक हाइड्रोजन के जगह पर यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर हम एक ब्रोमीन लगा देंगे। ठीक है, एक ब्रोमीन लग गया। इसके साथ ही क्या बनता था, HX बनता था, याद कीजिए। तो एक H और H के साथ क्या लगेगा, Br लगेगा, Br लगेगा। तो ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो ये दोनों ही क्वेश्चन NCERT में है, और कुछ क्वेश्चन है वो भी मैं अभी आपको कराता हूँ। ठीक है, आपको ये पहचानना है कि किसका किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, आपको वो ध्यान में रखना है। ये अल्कोहल था और ये SOCl2 था, यानी अल्कोहल का रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ कराने पर क्या बनता था, एल्काइल क्लोराइड बनता था, बन गया HCl और SO2 गैस बनता था। ठीक है, उसी तरह ये जो आपका है इसमें हैलोजनन होगा, किसका, अल्केन का हैलोजनन। तो अल्केन के हैलोजनन में क्या होता था कि एक हाइड्रोजन हटता था और उसके जगह पर एक हैलोजन जाकर लगता था। ठीक है, तो लग गया एक हैलोजन और प्लस HX बनता था। HX मतलब HCl, HBr, HF, मतलब कुछ भी यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बनाने की जो विधि है, यानी कि हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, आपने देख लिया कि एल्कीन का रिएक्शन किसी हैलोजन के साथ, हैलोजन खास करके ब्रोमीन और क्लोरीन, और एक बात याद रखने योग्य है यहाँ पर कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ही ये रिएक्शन होता है और हमारा एल्काइल हैलाइड जो है वो बन जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे मैं आपको कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ जो आपके NCERT बुक में दिया हुआ है। देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चन है जो आपके NCERT इन टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। इसका क्या करना है, प्रोडक्ट बनाना है, उत्पाद बनाना है। तो देखिए देख के आपको पहला बार जो है पता लगेगा और जो है प्रॉब्लम होगी कि ये क्या है, कैसे होगा, नहीं होगा, बहुत सोच में पड़ जाएंगे आप। लेकिन बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, देखिए HCl है, ये किसके साथ रिएक्शन हो रहा है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, हमको खुद देखना है कि देखिए OH लगा हुआ है। तो OH किस में लगा हुआ होता है, अल्कोहल में लगा हुआ होता है, यानी अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ, हैलोजन अम्ल के साथ। याद कीजिए मैंने आपको बताया था एल्काइल हैलाइड बनाने की विधि, उसमें सबसे पहले आपको यही बताया था कि अल्कोहल का रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड या हैलोजन अम्ल के साथ कराते हैं तो OH को हटाकर वहाँ पर हैलोजन लग जाता है और इस तरह से एल्काइल हैलाइड बनता है। याद कीजिए, बिल्कुल बहुत ही आसान था ये। ठीक है, एक बार मैं आपको शॉर्ट में इधर साइड में लिख देता हूँ कहीं पर। देखिए अल्कोहल ROH, ये कोई अल्कोहल है, इसका रिएक्शन कोई HX के साथ हम कराते थे तो क्या होता था, R के साथ ये OH हट जाता था यहाँ से और X जाकर लग जाता था, तो RH और प्लस ये OH और H ये दोनों मिलकर निकल जाता था H2O, यानी OH ग्रुप यहाँ से हट जाता था और यहाँ पर X ग्रुप आकर लग जाता था, तो अल्काइल हैलाइड बनता था। तो वही है अल्कोहल का रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ या हैलोजन अम्ल के साथ, तो वही हमको करना है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आपको नज़र ये आएगी कि यहाँ पर तो 2 OH है, यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी OH है, तो कौन सा OH हटाए हम, ये यहाँ पर आपको दिक्कत वाली बात थोड़ी सी समझ में आएगी। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस इतना ध्यान में रखिए कि मैंने आपको बताया था कि कौन सा एल्कोहल जो है जल्दी रिएक्शन करता है। तो मैंने आपको बताया था कि 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री ये क्रम बताया था। तो बोला था कि 3 डिग्री वाला जो है ये जल्दी रिएक्शन करता है। तो देखिए ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है, और ये जो कार्बन है जहाँ से OH लगा हुआ है ये आपका देख लीजिए ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन इधर से भी कार्बन से, इधर से भी कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो आप सिंपल समझ सकते हैं कि कहाँ पर जो है कौन सा OH हटेगा, मतलब वो OH हटेगा जो जल्दी रिएक्शन करेगा। और जल्दी रिएक्शन कौन करेगा, तो देखिए 2 डिग्री वाला जल्दी करेगा 1 डिग्री से, तो कौन OH हटेगा, ये OH हटेगा। ठीक है, इसका एक और तरीका है समझाने का, वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले मैं यहाँ पर प्रोडक्ट बनाकर आपको दिखाता हूँ। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, इस OH के जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, क्या लग जाएगा, इस OH को हटा के यहाँ पर हम Cl लगा देंगे।
और ये वाला आपका सेम टू सेम रह जाएगा, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर H2O हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बन गया। अब आपके मन में आ सकता है कि दोनों OH को सर हटा दीजिए, तो दोनों OH को हटाने के लिए 2 Cl चाहिए हमको। कितना Cl चाहिए? 2 Cl चाहिए। तो एक Cl था तो यहाँ पर लगाए, ख़त्म हो गया Cl। अब कहाँ से लगाएंगे? हाँ, अगर यहाँ पर हम 2 कर देते, 2 लगा देते, 2 मोल कर देते इसको, तो हमारे पास 2 क्लोरीन हो गया। तब हम क्या कर सकते थे, तब बाद में यहाँ से फिर रिएक्शन आगे बढ़ता, ये OH हट के भी यहाँ पर क्या लग जाता? Cl लग जाता, ठीक है। समझ गए आप? चलिए, तो यहाँ पर आपका ये प्रोडक्ट बन गया। चलिए, आपको विश्वास नहीं होता है तो फिर से मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। चलिए, फिर से इसका रिएक्शन HCl के साथ हो जाएगा, यानी 2 मोल हम HCl ले लेंगे, फिर से रिएक्शन हो जाएगा। तो अब बताइए क्या होगा कि फिर से जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो और मज़ेदार बनेगा। ये Cl तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर CH2 और क्या हो जाएगा, यहाँ पर OH, ये भी OH हट के यहाँ पर क्या लग जाएगा? Cl लग जाएगा, है, ठीक है। प्लस कितना H2O बन जाएगा? 2H2O बन जाएगा। तो यदि हम 2 बार HCl लेंगे, यानी कि सीधा आप ऐसे करके लिख सकते हैं इसको कि 2 मोल HCl यदि हम ले लें, तब ये रिएक्शन जो है एक बार ये स्टेप और दूसरा बार फिर ये स्टेप होगा, 2 मोल H2O बनेगा और यहाँ पर भी क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन। अगर आपको क्वेश्चन दिया रहता है ऐसा, तब नहीं दिया हुआ है तो आपको यहाँ तक करके छोड़ देना है, ठीक है। देखिए, अब एक और इसको समझाने का तरीका हो सकता है कि ये जो क्लोरीन है इसके पास लोन पेयर, खाली लोन पेयर बैठा हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन इस पे खाली बैठा हुआ है और यहाँ पर एक अनुनाद प्रभाव हो रहा है। लोन पेयर सिंगल, एक बॉन्ड का गैप है और फिर डबल बॉन्ड है, तो ये कंजुगेशन में है। तो जहाँ कंजुगेशन में होता है वहाँ पर रेजोनेंस प्रभाव लगता है, रेजोनेंस इफेक्ट लगता है, और रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है कंपाउंड को, ठीक है। तो इसीलिए अनुनाद प्रभाव के कारण भी ये ज़्यादा स्थायित्व प्राप्त करता है, ठीक है। ये ज़्यादा स्थायित्व प्राप्त करता है, इसीलिए ये प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा होगा, इसीलिए ये बनेगा। तो एक तो रेजोनेंस के द्वारा आप समझा सकते हैं इस बात को, और एक बता सकते हैं कि 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्कोहल का जो स्टेबिलिटी है उसके आधार पर। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर अगर हम लगा लेते पहले तो क्या होता? यहाँ पर यदि हम लगा लेते Cl, यदि हमारा यहाँ पर लग जाता, वहाँ पर नहीं लग के पहली बार, तो क्या होता? तो हम बोलते कि यही होता। पहली बात तो ये है कि ये 1 डिग्री है, बहुत ही कम रिएक्टिव है। दूसरी बात कि यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि क्लोरीन है, 1 बॉन्ड, फिर 2 बॉन्ड, फिर यहाँ पर 3 बॉन्ड हो गया, है ना। मतलब यहाँ पर रेजोनेंस, अनुनाद प्रभाव लगने का तो सवाल ही नहीं आता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर संभव ही नहीं है क्या चीज़, प्रोडक्ट बन पाना, ठीक है। लेकिन हम ज़बरदस्ती चाहेंगे कि चलो और बनाते हैं, तो फिर से Cl जोड़ के इसको हटा के हम इधर से बना सकते हैं। चलिए, ये समझ में आ गया ये क्वेश्चन आपको। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। ये देखिए आप, ये है आपका और ये है HI। तो बताइए क्या चीज़ है ये क्या चीज़ है आपका? ये रिएक्शन आपको पता होगा कि ये क्या चीज़ है, जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं आप। चलिए, ये देख के हमको बताइए ये क्वेश्चन। चलिए, नहीं समझ में आया आपको तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, ये जो रिएक्शन है आपका, इसमें आपको क्या क्या नज़र आ रहा है? एक आपको एल्कीन नज़र आ रहा होगा, डबल बॉन्ड है एल्कीन का, ठीक है। और आपको यहाँ पर एक मिथाइल नज़र आ रहा होगा। तो आप याद कीजिए ये कौन सा रिएक्शन हो सकता है। तो याद कीजिए, आपको बताए थे कि एल्कीन का रिएक्शन किसके साथ? HX के साथ। एल्कीन का रिएक्शन HX के साथ कराते थे तो एल्काइल हैलाइड बनता था, याद आया? एल्कीन का रिएक्शन, एल्कीन से जब एल्काइल हैलाइड बनाने का 2 विधि, पहला विधि एल्कीन का रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ, दूसरा विधि एल्कीन का रिएक्शन डायरेक्ट हैलोजन के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, याद कीजिए आप, कि सिंगल बॉन्ड हो जाता था, एक जगह H लगता था और एक जगह जो है आपका X लगता था, याद आया? चलिए, नहीं आया इसका मतलब आप नहीं पढ़ते हैं। चलिए, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये बॉन्ड टूटेगा। चलिए, करना क्या है, एकदम सिंपल तरीके से। देखो बाबू, ये है, ये बॉन्ड यहाँ पर CH3 तो रहने दो पहले। अब यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था, इस डबल बॉन्ड को हम तोड़ दिए। आपको बताए थे कि यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर जुटे कि यहाँ पर जुटे, ये संशय हो जाता है इसमें कि क्या करें हम, यहाँ पर जोड़े कि यहाँ पर जोड़े। तो आप बताइए कि प्रोडक्ट कौन ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे, यहाँ पर Cl लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है। चलिए, आपके अनुसार एक और प्रोडक्ट, तो इस भाई साहब का काम तमाम हम लोगों ने कर लिया। अब देखते हैं थोड़ा इस भाई साहब को ये कौन सा नमूना है, ठीक है ना। तो सब नमूना को हमको क्या करना है, चुटकी बजा के हटा देना है इसको, जैसे आप लोग करते हैं, हर एक नमूना को भगा देते हैं अपने पास से। उसी तरह
तो देखिए इसको देखिए आप, इसका रिएक्शन, ये इसका रिएक्शन HI के साथ किया जा रहा है। तो एकदम माइंड खोलिए, माइंड खोलिए, माइंड खोलिए, माइंड खोलिए, फटाक से सोचिए कि ये क्या है, ये हैलोजन एसिड है, ये हैलोजन एसिड है, और ये आपका क्या है, यहाँ पर आपको अल्केन दिख रहा है और यहाँ पर आपको अल्कीन दिख रहा है। तो बताइए क्या करना है, काम क्या करना है? काम कुछ नहीं करना है। अरे भाई काम क्या करना है, ये डबल बॉन्ड है, ये अल्कीन है ना, और प्लस HX का रिएक्शन होता था तो क्या होता था, याद कीजिए, याद कीजिए फटाक से, इसमें सोचने वाला बात है। तो क्या होता था यहाँ पर, ये कार्बन कार्बन ये बॉन्ड टूट जाता था, एगो पे हाइड्रोजन लगता था, एगो पे ये हैलोजन लगता था, ठीक है। लेकिन ये हैलोजन लगता कहाँ था, उस कार्बोकेटाइन पर जो ज़्यादा स्टेबल होता था। याद कीजिए मार्केनिकॉफ नियम, है ना, और नहीं याद है इसका मतलब आप लोग फिल्म ज़्यादा देख रहे हैं। चलिए तो ये हो गया आपका। तो देखिए हम यहाँ पर दो संभावना आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ CH3 है, चलिए ठीक है। तो ये बॉन्ड जब टूटेगा, ये बॉन्ड जब टूटेगा तो एक बार यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा और यहाँ हाइड्रोजन जुटेगा, ठीक है, ठीक है भैया। दूसरा संभावना क्या है, दूसरा संभावना क्या है, CH3 है तो CH3 को रहने दो, इसको क्यों भगाएंगे, क्या खा रहा है मेरा, ये कुछ नहीं खा रहा है। चलिए CH3 है और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर था तो डबल बॉन्ड टूटेगा तो दूसरा संभावना यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर कार्बोकेटायन। तो आपको बस इतना देखना है कि कौन सा कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है। जो कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है वहीं पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने के लिए जाता है, याद कर लीजिए। चलिए तो देखिए इस कार्बोकेटायन के बगल में ये कार्बन, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। इस कार्बोकेटायन के बगल में यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, ये बस एक हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बस, और कुछ नहीं। 1 2 3 4 हो गया। अब इस पर जाकर नहीं गिन लेना, बताया था कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है, कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है, इसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और इसके जस्ट बगल में यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, ठीक है। तो कितना हो गया, 3 अल्फा हाइड्रोजन, समझ गए। यहाँ पर देखिए इस कार्बोकेटायन के इधर 1 और 2 गो हाइड्रोजन, इस कार्बोकेटायन के इधर 1 3 और एगो 4 गो हाइड्रोजन, और इस कार्बोकेटायन के इधर 3 गो, 4 3 7 गो अल्फा हाइड्रोजन। क्या गो अल्फा हाइड्रोजन, 7 गो अल्फा हाइड्रोजन। तो 7 गो अल्फा हाइड्रोजन, तो जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन। तो बताया था आपको। इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग इस वाले कार्बोकेटायन पर लगाने जा रहे हैं। तुमको कोई दिक्कत है तो बताओ, है ना। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस कार्बोकेटायन पर, इस पर नहीं बनाएंगे क्योंकि 3 गो अल्फा हाइड्रोजन है, यानी ये कार्बोकेटायन हमारा बेकार हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस कार्बोकेटायन पर, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर I लगा देंगे, और यहाँ पर डबल बॉन्ड था ना, ये टूटेगा, एक पर I लगेगा और इसके बगल वाले में क्या लगेगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। समझ में आ गया। तो हमारा प्रोडक्ट कौन बन गया, ये प्रोडक्ट नहीं बना, हमारा प्रोडक्ट ये बन गया, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन हमको मिल रहा था। हो गया क्लियर। चलिए इसको देखिए फटाफट। हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, अभी तो तुरंत देखा था आपने, ये एल्कीन है तो ये एल्कीन टूटेगा, बॉन्ड टूट गया, एगो ब्रोमीन इधर लगेगा और एगो ब्रोमीन इधर लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए ये क्वेश्चन जो आपके NCERT में दिया हुआ है तो बोर्ड में भी आने की संभावना है, तो आपको ये बता दिया गया। तो जितना हम लोगों ने पढ़ा है एल्काइल हैलाइड को बनाने की विधि, अल्कोहल से, एल्कीन से और एल्केन से, सब पर आधारित ये सब क्वेश्चन था जो आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया है। बिल्कुल भी दिक्कत और बिल्कुल भी कोई अगर डेली आप क्लास कर रहे हैं तो कहीं पर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, आगे की देखते हैं हम लोग क्या होने वाला है। चलिए नेक्स्ट तरीका, जो अगला तरीका हम देखने वाले हैं एल्काइल हैलाइड बनाने का, वो होता है हैलोजन विनिमय। हैलोजन विनिमय कहने का मतलब हैलोजन का एक्सचेंज होना, यानी हैलोजन का अदला बदली होना। देख रहे हैं इस विधि में आपको नज़र आएगा कि एक एल्काइल हैलाइड से दूसरा एल्काइल हैलाइड बनाया जा रहा है, ठीक है। यानी कि देख लीजिए एक एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ। ड्राई एसीटोन यानी शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में तो हमारा एल्काइल आयोडाइड बन रहा है। क्या बन रहा है, एल्काइल आयोडाइड बन रहा है। और साथ में हमारा यहाँ पर सोडियम
क्या बनेगा, सोडियम हैलाइड बनेगा, जो कि अवक्षेप होगा या प्रिसिपिटेट होगा, इसीलिए इसको अवक्षेपण अभिक्रिया या प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी हम कह सकते हैं। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है कि एक एल्काइल हैलाइड से दूसरा एल्काइल हैलाइड बनाया जा रहा है। ये एक एल्काइल हैलाइड है और इससे दूसरा एल्काइल हैलाइड बनाया जा रहा है। और यहाँ पर एक बात और है कि आपको सिर्फ जो है एल्काइल आयोडाइड ही बन रहे हैं, इसके अलावा कोई और कुछ और नहीं बनेगा, एल्काइल आयोडाइड के अलावा कुछ और नहीं बनेगा। और यहाँ पर जो हमको हैलोजन लेना है वो या तो क्लोरीन लेना है या तो ब्रोमीन लेना है, ठीक है, या तो क्लोरीन लेना है या तो ब्रोमीन लेना है। तो जब हम यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन लेंगे और सोडियम आयोडाइड के साथ ड्राई एसीटोन यानी शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो हमेशा हमारा एल्काइल आयोडाइड ही बनेगा और यहाँ पर हमारा जो है एक अवक्षेप बनेगा, प्रिसिपिटेट बनेगा। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, ये हमारा इथाइल क्लोराइड है, ठीक है, C2H5Cl इथाइल क्लोराइड। इसका रिएक्शन हम क्या करा रहे हैं, NaI यानी सोडियम आयोडाइड के साथ करा रहे हैं शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में। तो होगा क्या, यहाँ पर जो क्लोरीन है वो यहाँ से निकलेगा और आयोडीन यहाँ पर आके लग जाएगा। तो C2H5I इथाइल आयोडाइड और Na और Cl ये दोनों साथ में जाएंगे तो NaCl बन जाएगा, जो कि एक प्रिसिपिटेट होगा यानी कि एक अवक्षेप होगा। तो देखिए इस रिएक्शन का एक लिमिटेशन ये हो गया कि इसमें सिर्फ हम जो है एल्काइल आयोडाइड ही बना सकते हैं। अब देखिए इस रिएक्शन का एक खास नाम है, इसको हम लोग फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया किसे कहते हैं या इससे आप क्या समझते हैं। तो इसमें हम बोलेंगे कि जब एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड का रिएक्शन हम सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में तो एल्काइल आयोडाइड बनता है और एक अवक्षेप सोडियम हैलाइड बनता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन अगर एल्काइल आयोडाइड के अलावा हमको एल्काइल फ्लोराइड बनाना हो तब हम क्या करें, तब इसके लिए हमारे पास दूसरी विधि है। और वो दूसरा विधि क्या है कि यहाँ पर सोडियम आयोडाइड लिया जा रहा था, अब हम कोई मेटेलिक फ्लोराइड लेंगे, कोई धात्विक फ्लोराइड हम यहाँ पर लेंगे, जैसे कि AgF, सिल्वर फ्लोराइड, Ag2F2, मर्क्यूरस फ्लोराइड, ठीक है, COF2। इस तरह से हम क्या करेंगे, कोई धात्विक फ्लोराइड। धात्विक फ्लोराइड करने का मतलब धातु के साथ फ्लोरीन जुड़ा हुआ होना चाहिए। हमारा ये सिल्वर है, इसके साथ फ्लोरीन, ये क्या है, धातु है। मरकरी क्या है, धातु है, इसके साथ फ्लोरीन। तो किसी धातु के साथ फ्लोरीन जब जुड़ा हुआ होता है तो उसको हम धात्विक फ्लोराइड कह सकते हैं। तो एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल क्लोराइड का रिएक्शन जब हम मेटेलिक फ्लोराइड या धात्विक फ्लोराइड के साथ कराते हैं, जैसे इन सब चीज़ों में से कोई चीज़ ले सकते हैं, तब हमारा जो है क्या बनेगा, एल्काइल फ्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, एल्काइल फ्लोराइड बनेगा। और साथ में यहाँ पर क्या बनेगा, धात्विक ब्रोमाइड, ठीक है, धात्विक ब्रोमाइड। ये क्या चीज़ है, धात्विक ब्रोमाइड है, या इसको आप क्या कह सकते हैं, ये धात्विक आपका जो है यहाँ पर AgBr लगा हुआ है तो धात्विक ब्रोमाइड है, ठीक है, धातु के साथ ब्रोमाइड लगा हुआ है तो धात्विक ब्रोमाइड है। क्लियर है आपका। चलिए, तो धात्विक ब्रोमाइड। तो देखिए जब हमको क्या प्राप्त करना हो, जब हमको एल्काइल फ्लोराइड प्राप्त करना हो इस विधि से, हैलोजन विनिमय विधि से, तब हम दूसरा तरीका लगाते हैं। हम धात्विक फ्लोराइड का रिएक्शन एल्काइल ब्रोमाइड या क्लोराइड के साथ कराते हैं, तब हमको ये मिल जाता है। अब इस रिएक्शन का भी एक खास नाम है, इसको हम लोग स्वार्ट्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वार्ट्स अभिक्रिया या स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं। बिल्कुल समझ गए आप लोग। तो चलिए, ये चौथी विधि आप समझ गए, यानी कि अल्कोहल से समझ गए, अल्केन से समझ गए, अल्कीन से समझ गए, और चौथा नंबर में आप हैलोजन विनिमय विधि से एल्काइल क्लोराइड कैसे बनाते हैं, एल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं, ये समझ गए। एल्काइल हैलाइड में खास करके एल्काइल आयोडाइड और एल्काइल फ्लोराइड। क्लियर है, इस बात को एकदम माइंड में एकदम सेट कर लीजिएगा। इसमें क्या हो रहा है कि एक एल्काइल हैलाइड से दूसरा एल्काइल हैलाइड बन रहा है। क्लियर है। चलिए, अब देखिए ये सब चार गो जो था, तो ये तो मेन था आपका, जिससे क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा विधि होता है ना, बहुत सारा विधि होता है बनाने का। उसमें से कुछ अन्य विधि में हमने क्या किया है, इसको रख दिया है। इसको बस थोड़ा सा एक बार माइंड में रख लीजिएगा, रहे तो ठीक है, नहीं रहे फिर भी कोई बात नहीं है। देखिए, अल्कोहल का अभिक्रिया पोटासियम आयोडाइड और फॉस्फोरिक एसिड की उपस्थिति में कराने पर भी एल्काइल हैलाइड बनता है। अल्कोहल का अभिक्रिया हैलोजन के साथ और प्लस ये क्या है आपका, फिनॉल है, पीएच मतलब फिनॉल, और उसके साथ O3 और R कोई अल्काइल ग्रुप है, इसको राइडोम विधि कहते हैं। तो राइडोम विधि से भी हमारा एल्काइल हैलाइड बन सकता है। उसके बाद डाई हैलाइड का रिएक्शन हम जिंक या कॉपर की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं, तो इससे भी हमारा जो है एल्काइल क्लोराइड बन सकता है। ये क्या है हमारा, तो ये हमारा है RMgX। ये क्या चीज़ है बताइए, ये क्या चीज़ है, इसको क्या कहते हैं, आप जानते होंगे पहले से आप लोग भी। इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अभिक्रिया इस हैलोजन के साथ कराने पर भी हमारा
एल्काइल हैलाइड प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा ये क्या चीज़ है आपका, ये ईथर है, ठीक है ना। ईथर का रिएक्शन PCl5 के साथ पेंटाक्लोराइड के फॉस्फोरस क्लोराइड के साथ कराने पर भी हमारा जो है ये एल्काइल हैलाइड बन जाता है। तो ये सब अन्य विधि है जिसको आप ध्यान में रखें तो ठीक है, और नहीं भी रखें तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो 4 विधि बताई मैंने आपको, 4 में से भी ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको एल्कीन वाला है, एल्कोहल वाला है और अल्केन वाला है। ये तीनों तो बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए। उस पर आधारित आप देखे थे कि NCERT का क्वेश्चन किस तरह का था, तो जो मैंने आपको करके बताया है। चलिए, तो यहाँ से आपका क्या होता है, ये टॉपिक पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। एल्काइल हैलाइड को बनाने की विधि पूरी तरह से, इसका पूरा काम तमाम कर दिया गया है। आपके पास नोट्स भी है, आप नोट्स में भी जो है डिटेल में उसको पढ़कर चीज़ों को समझ सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, आप देख रहे हैं हम लोग हेलो एरिन बनाने की विधि अब देखेंगे। ठीक है, हेलो एल्केन यानी एल्काइल हैलाइड पूरा बनाना सीख गए, ठीक है। उसके बाद हेलो एरिन आ रहा है, ठीक है, या एराइल एरिन, एराइल हैलाइड भी आप इसको कह सकते हैं। तो देखिए, हेलो एरिन बनाने की जो विधि है, सबसे पहली विधि है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा। अब देखिए, एक बात मैं यहाँ पर आपको डिस्कस कर देना चाहता हूँ। वो बात क्या है कि जो बेंजीन होता है, जो बेंजीन है ये, ठीक है, इसी को एरिन का कैटेगरी है ये बेंजीन। तो बेंजीन जाना जाता है किस चीज़ के लिए, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। याद रखिएगा इस बात को कि बेंजीन जाना जाता है अपने इलेक्ट्रॉन रागी एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए। तो जब भी बेंजीन आएगा तो उसमें ये रिएक्शन ना हो, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। दूसरी बात आप याद रखिएगा कि बेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है। न्यूक्लियोफिलिक यानी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया बेंजीन में नहीं के बराबर होता है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया बेंजीन में होता ही होता है। इस दोनों चीज़ को याद रखिएगा। इसमें क्यों होता ही होता है, इसमें क्यों नहीं होता है, ये सारा जो चीज़ है आपको धीरे धीरे केमिस्ट्री जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे मेरे साथ आगे, सब आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा ये क्या चीज़ है, आपका बेंजीन है। बेंजीन का रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ जब करा दे, जब बेंजीन का रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ करा दे, इसको हम लोग क्या चीज़ बोलेंगे, हाँ, बेंजीन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन हम करा देते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। निर्जल मतलब ड्राई, AlCl3 जो है ये क्या चीज़ है, एक बात और आपको मैं बता दूं, AlCl3 या FeCl3 या FeBr3 ये सभी जो है ये क्या है, ये लेविस एसिड है, लेविस एसिड हैं, लेविस अम्ल हैं। तो इन सभी की आवश्यकता पड़ती है किस चीज़ में, इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन रागी बनाने में, ठीक है। सबसे पहले इन सभी रिएक्शन में सबसे पहले क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है और वो जाकर फिर बेंजीन पर जाकर लग जाता है। तो इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए हमको जो है लेविस एसिड का उपयोग करना पड़ता है कैटलिस्ट के रूप में, यानी कि उत्प्रेरक के रूप में। ये बात आप याद रख लीजिएगा, ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसका हम प्रयोग क्यों करते हैं। दूसरी बात, ये जो आप देख रहे हैं बेंजीन पर क्लोरीन का लगना या बेंजीन पर ब्रोमीन का लगना या बेंजीन पर किसी भी हैलोजन का लगना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, वो कहलाता है हैलोजिनेशन। क्या कहलाता है, हैलोजिनेशन, ठीक है। तो ये आपका क्लोरीनेशन हो गया, ये आपका ब्रोमिनेशन हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो बेंजीन पे क्लोरीन का आकर लग जाना यानी क्या बन जाना, क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाना, क्लोरोबेंजीन। ये क्या चीज़ है, हेलो एरिन है। तो कैसे बनेगा, बेंजीन के रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ करा देंगे तो निर्जल AlCl3 यानी कि लेविस अम्ल की उपस्थिति में हमारा ये बन जाएगा। उसी तरह बेंजीन का रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ करा देंगे, लेकिन यहाँ पर हमको FeBr3 चाहिए, यहाँ पर AlCl3 नहीं चाहिए, है ना। वो बदल जाएगा किस आधार पर कि हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, क्लोरीन के साथ कि ब्रोमीन के साथ। तो FeBr3 ये हो जाना चाहिए, ठीक है, इसका उपयोग करना चाहिए। उसके बाद हमारा जो है ब्रोमोबेंजीन बनकर तैयार हो जाएगा। ये दोनों बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी जो रिएक्टिविटी होती है, अभिक्रियाशीलता होती है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के लिए, वो कुछ इस तरह से होती है। कहने का मतलब जो फ्लोरीन है वो बहुत ही तेज़ रिएक्शन करता है और जो आयोडीन है ये बहुत ही स्लो रिएक्शन करता है, और ये दोनों मीडियम वाली चीज़ है। इसीलिए क्लोरीन और ब्रोमीन यानी कि क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाना आसान होता है और ये बनाना मुश्किल हो जाता है।
है ना। और जब बात करें हम, ये तो बनता ही नहीं है, यानी ये देख लीजिए आप, फ्लोरोबेंजीन तो बनता ही नहीं है, क्योंकि रिएक्शन इतना तेज़ होता है कि इसकी बनने की संभावना कम हो जाती है। और जब इसको हमको बनाना हो, जब हमको आयोडोबेंजीन बनाना हो, क्या बनाना हो, आयोडोबेंजीन, उस स्थिति में हमको दूसरा उत्प्रेरक लेना होता है, दूसरा कैटलिस्ट लेना पड़ता है। वो कैटलिस्ट कौन होता है, या तो नाइट्रिक एसिड या तो ये HiO4 या HNO3, ये हमको लेना होगा, तब जाकर हमारा क्या बनेगा, आयोडोबेंजीन बनेगा। अब आप कहेंगे कि ये क्यों लिए हम, क्योंकि ये रिएक्शन इतना स्लो होता है, ये रिएक्शन इतना स्लो होता है कि ये रिवर्जिबल हो जाता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाता है। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या बनेगा, उससे पहले प्रोडक्ट से रिएक्टेंट ही बनने लगता है। दोनों तरफ जो है ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने लगता है। तो जो हमको उत्पाद चाहिए वो हमको मिलेगा कैसे, ठीक है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए, रिवर्जिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को रोकने के लिए, ताकि हमारा जो रिएक्शन है वो सिर्फ एक तरफ चले, हमको ये मिल जाए, उसके लिए हमको जो है ये प्रयोग करना पड़ता है। समझ में आ गया। उत्क्रमणीय क्यों हो जाता है, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत धीमा होता है। देख सकते हैं आप, आयोडीन बहुत सबसे कम होता है इसका रिएक्टिविटी, फ्लोरीन का इतना ज़्यादा होता है कि ये बनता ही नहीं है, और ये दोनों बेचारा बहुत ही आसानी से बन जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका CH3 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोल्यूइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोल्यूइन। बेंजीन के साथ जब CH3 लगा हुआ हो तो टोल्यूइन बोलते हैं। तो देखो, टोल्यूइन का रिएक्शन जब हम Cl2 के साथ करा रहे हैं तो सिर्फ हमको आयरन ही देना पड़ रहा है, यहाँ पर हमको लेविस एसिड की ज़रूरत नहीं पड़ रही है भैया। और अंधेरे में ही, डार्क में ही, अंधेरे में भी ये रिएक्शन कमरे के तापमान पर हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि बेंजीन के साथ जो ये CH3 लग गया है, ये इस बेंजीन के रिएक्टिविटी को बढ़ा रहा है, अभिक्रियाशीलता को बढ़ा रहा है। तभी तो इतनी मामूली सी कंडीशन में, स्थिति में भी क्या बन जा रहा है, ये हमारा हैलोएरिन बन जा रहा है। तो ये जो CH3 है, इसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेटर। क्या कहते हैं, एक्टिवेटर कहते हैं। अब ये एक्टिवेटर क्या होता है आगे आपको बताऊंगा मैं, अभी नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा। एक्टिवेटर वो होता है जब वो बेंजीन के साथ जुड़ जाए तो बेंजीन के रिएक्शन को, उसकी अभिक्रियाशीलता को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो CH3 जो है ये एक्टिवेटर है। इसने क्या किया, बेंजीन की अभिक्रियाशीलता को बढ़ा दिया तो क्या हो गया, आसानी से रिएक्शन हो गया। ये सब देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, अंधेरे में सिर्फ आयरन लेकर जो है कम तापमान पर, कमरे के तापमान पर हमारा जो है ये बन जाएगा। तो देखो, CH3 जो है एक्टिवेटर है। एक्टिवेटर क्यों है बता दिया आपको। उसके बाद CH3 जो एक ग्रुप है बेंजीन के साथ जो जुड़ा हुआ है, ये आपका और क्या है, तो ये आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्या होता है ये भी समझ लो। बेंजीन के बारे में आपको बताया था मैंने कि इस तरह से बेंजीन है, तो ये वाला जो है क्या होता है, ये दोनों ऑर्थो होता है, ये दोनों मेटा होता है, ये पैरा होता है। यानी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब है कि CH3 जो है, जो इलेक्ट्रोफाइल को बुलाएगा इस बेंजीन पर जुड़ने के लिए, वो या तो ऑर्थो पर बुलाएगा और या तो पैरा पर बुलाएगा। समझ गए, या तो ऑर्थो पर बुलाएगा या तो पैरा पर बुलाएगा। इसीलिए CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। एक्टिवेटर क्यों है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है, ये थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। आगे जब जाएंगे तो बिल्कुल विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। तो यहाँ से CH3 एक क्लोरीन को क्या कर लिया, ऑर्थो पर बुला लिया, एक क्लोरीन को पैरा पर बुला लिया। दो अलग अलग प्रोडक्ट बन गया, ऑर्थो क्लोरोटोल्यूइन और पैरा क्लोरोटोल्यूइन। ठीक है, इन दोनों ही को हम सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट के आधार पर। ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट के आधार पर इसको अलग किया जा सकता है। तो चलिए यहाँ से आपको क्या क्या पता चला। क्लोरोबेंजीन कैसे बना सकते हैं, AlCl3 लेके। ब्रोमोबेंजीन कैसे बना सकते हैं, FePr3 लेके। ठीक है, आयोडोबेंजीन बनाने के लिए हमको ये इसका उपयोग करना पड़ता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अगर इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो ये रिएक्शन इतना धीमा होता है कि दोनों तरफ भागने लगता है। उस चीज़ को रोकने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। फ्लोरोबेंजीन बनेगा ही नहीं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, ये सारी बात समझ में आ गई। टोल्यूइन CH3 लगा देने पर रिएक्शन का रेट जो है बढ़ जाता है। बहुत ही मामूली सी स्थिति में भी अभिक्रिया हो जाता है, ऑर्थो और पैरा दो प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। यानी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा हम हैलोएरिन को कैसे बना सकते हैं, ये आपको पूरी तरह से समझा दिया गया है। ठीक है, और ये भी आपको बताया मैंने कि बेंजीन जो है वो जाना जाता है अपने इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होता है। तो चलिए ये हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ लेते हैं हैलोएरिन बनाने की दूसरी विधि। ये पहला विधि था, दूसरा विधि भी पढ़ लेंगे, हमारा ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा जो तरीका है हमारा हैलोएरिन बनाने का। हैलोएरिन बनाने की दूसरी विधि,
जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो है सेंडमेयर अभिक्रिया। ठीक है, सेंडमेयर अभिक्रिया या सेंडमेयर्स रिएक्शन, सेंडमेयर वैज्ञानिक के नाम पर यह अभिक्रिया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है, हर एक 2 साल छोड़ के 1 साल छोड़ के जरूर आता है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सेंडमेयर अभिक्रिया यानी कि सेंडमेयर्स रिएक्शन जो है ये क्या होता है, इससे पहले आपको एक चीज़ समझना होगा, डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन क्या होता है, इस बात को समझिए। डाईएजोटाइजेशन में क्या होता है कि जो प्राइमरी एमीन होता है, ये क्या है आपका NH2 प्राइमरी एमीन है। ठीक है, प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन किसको कहते हैं, तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, आप देख लीजिए। कार्बन के साथ यदि NH2 लगा हुआ है तो ये प्राइमरी एमीन है। कार्बन है, NH लगा हुआ है और इसके साथ एक और कार्बन लगा हुआ है तो ये सेकेंडरी एमीन है। कार्बन है, नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन लग गया तो ये टर्शियरी एमीन है। ठीक है, तो ये प्राइमरी एमीन की बात हो रही है, प्राथमिक एमीन। तो प्राथमिक एमीन जो है, जो प्राइमरी एमीन है, वो बेंजीन के साथ जब जुड़ जाए, ठीक है, या प्राथमिक एमीन जो है जब किसी एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ जाए और किसके साथ रिएक्शन करे, NaNO2 के साथ। ठीक है, NaNO2 और डाइल्यूट HX, डाइल्यूट HX मतलब हैलोजन अम्ल कोई भी। तो यानी प्राथमिक एमीन, क्या मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि प्राथमिक एमीन का रिएक्शन किसके साथ, NaNO2 के साथ। अब आप कहेंगे कि NaNO2 क्या होता है, तो ये सोडियम नाइट्रेट है। क्या है, सोडियम नाइट्रेट है। ठीक है, तो चाहे वो बेंजीन वाला NH2 हो या वो एल्काइल ग्रुप के साथ NH2 जुड़ा हुआ, दोनों ही केस में जो है हमारा काम चलता है। आगे जाकर देखते हैं। तो सोडियम नाइट्रेट के साथ और डाइल्यूट HX के साथ। डाइल्यूट मतलब क्या चीज़ होता है आपको पता होगा, डाइल्यूट का मतलब होता है कि जब वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है तब उसको डाइल्यूट HX बोलते हैं। तो डाइल्यूट HX, डाइल्यूट हैलोजन अम्ल का रिएक्शन जब हम कराते हैं तो हमारा यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड। ये क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड है। ठीक है, इसमें आप क्या देखेंगे कि ये जो आपका है ये एसिड की तरह काम करता है और ये जो है आपका ये बेस की तरह काम करता है। तो एक तरह का ये एसिड बेस रिएक्शन है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया है जिसमें ये सॉल्ट बनता है। ठीक है, ये सॉल्ट बनता है और ये जो सॉल्ट है, जो लवण है, इसको डाइएजोनियम लवण हम लोग कहते हैं। और कंप्लीटली बोला जाए तो बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड, बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, बेंजीन के साथ नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, फिर X पे माइनस, शॉर्ट में बोलेंगे बेंजीन N2 प्लस X माइनस। ये हमारा बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड है। बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड है यानी कि डाइएजोनियम लवण है, ये एक लवण है। ठीक है, उसी तरह हमको क्या कर सकते हैं, हम एलिफेटिक एमीन से, यानी कि कार्बन के साथ जब एमीन जुड़ा हुआ हो ओपन चेन में, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, ये बना सकते हैं। लेकिन हमारा काम जो है वो यहाँ पर इससे है, बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड। अब देखिए ये बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड यानी डाइएजोनियम लवण अलग अलग तरह से हो सकता है, वो निर्भर करता है कि इस HX के जगह पर आप क्या रख रहे हैं। अगर आप इसके जगह पर आप HCl रख रहे हैं तो आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, Cl आ जाएगा इस X के जगह पर। और यदि आप यहाँ पर HBr रख रहे हैं तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बेंजीन डाइएजोनियम ब्रोमाइड बन जाएगा, है ना। तो वो निर्भर करता है कि इसके जगह आप क्या रख रहे हैं। ठीक है, लेकिन ओवरऑल हमारा डाइएजोनियम लवण यहाँ से बन जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड। हैलाइड की जगह पे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, वो निर्भर करता है कि यहाँ पर आप क्या रख रहे हैं। अब देखिए हमारा काम जो है वो इससे ज़्यादा, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे क्या होता है कि बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है, बहुत सारा अलग अलग तरह का प्रोडक्ट इससे बनता है। उसी में से कुछ एल्काइल हैलाइड भी बनेंगे जो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से एल्काइल हैलाइड हम जो है किस तरह से बनाते हैं। चलिए देखिए, मैंने जो अभी आपको बताया कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड, उसका क्या रोल है। तो देखिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन जब हम CuCl कॉपर क्लोराइड और साथ ही हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमारा क्लोरोबेंजीन बन जाता है, प्लस N2 छोड़िए, हमारा मेन प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन बन जाता है। और जब हम CuBr, क्लोरीन यहाँ पर Cl ले रहे थे, हम क्या करेंगे, Cu के साथ Br ले लेंगे और H के साथ Br ले लेंगे तो हमारा जो है ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से ही
क्या चीज़, ब्रोमोबेंजीन हम बना सकते हैं। इस विधि को, इसी रिएक्शन को हम लोग सेंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंडमायर अभिक्रिया। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने की जो विधि है ये सेंडमायर अभिक्रिया कहलाता है। अब देखिए इसी डायजोनियम क्लोराइड की मदद से जब हम Cu प्लस HCl लेंगे, कॉपर के साथ HCl ले लेंगे, यानी यहाँ पर CuCl लिया जा रहा था, यहाँ पर सिर्फ हम कॉपर लेंगे, ठीक है। तब फिर इससे भी हमारा जो है क्या बन सकता है, क्लोरोबेंजीन बन सकता है। यहाँ पर हम Cu लेंगे प्लस सिर्फ HBr लेंगे हम, ठीक है, CuBr नहीं लेंगे, यहाँ पर सिर्फ हम कॉपर और प्लस HBr लेंगे, तो यहाँ से हमारा ब्रोमोबेंजीन बन सकता है। ये दोनों जो रिएक्शन हैं इसमें और इसमें बहुत कम अंतर है, ठीक है ना। लेकिन ये जो रिएक्शन है इसको हम गैटरमैन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, गैटरमैन रिएक्शन, है ना। गटरमैन, गटर जानते हैं ना, जिसमें गंदगी रहता है, तो गटरमैन रिएक्शन याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में जब हम HbF4 प्लस उसको हीट करते हैं तो हमारा जो है बेंजीन फ्लोराइड हम बना सकते हैं इस विधि से। और इसके साथ ही हम बेंजीन क्लोराइड में जब पोटासियम आयोडाइड ऐड करते हैं तो हम बेंजीन आयोडाइड भी बना सकते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि कितने सारे एल्काइल हैलाइड बन रहे हैं, बेंजीन क्लोराइड और बेंजीन क्लोराइड, बेंजीन ब्रोमाइड, बेंजीन क्लोराइड, बेंजीन ब्रोमाइड, और बेंजीन फ्लोराइड और बेंजीन आयोडाइड बनाने के लिए हमारे पास बिल्कुल एक अलग सी विधि है, ठीक है। क्लियर है। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा, सेंडमायर अभिक्रिया सिर्फ ये दोनों है, ये दोनों गैटरमैन रिएक्शन है, और ये दोनों कोई रिएक्शन नहीं है, मतलब कोई खास नाम नहीं है इस रिएक्शन का। बस आपको सिर्फ याद रखना है कि ये देने से हमारा ये बनता है और ये देने से हमारा ये बनता है। तो इस तरह से आपने देखा कि हेलोएरिन बनाने की जो विधि है, मैंने आपको यहाँ पर आपको दो विधि बताई हेलोएरिन बनाने की। पहला मैंने इससे पहले वाला जो बताया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा, और दूसरा मैंने आपको बताया क्या चीज़, सेंडमायर अभिक्रिया के द्वारा। तो आज पूरा का पूरा एल्काइल हैलाइड और हेलोएरिन बनाने का जो तरीका है वो सारा का सारा ख़त्म हो गया भाई। आधा पार्ट 50% चैप्टर का गया, 50% बचा है, आगे वो बचा है। अब हम रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि एल्काइल हैलाइड कौन कौन सा रिएक्शन करता है या हेलोएरिन कौन कौन सा रिएक्शन करता है। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जुड़े रहिए हमसे लगातार लाइव, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। और यदि इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर लीजिए, ठीक है, या जो ऊपर जो आपको लिंक है उस पर जाकर भी आप हमारे पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं, या हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर क्रैश कोर्स प्लेलिस्ट में आपको टोटल वीडियो जो है, जो क्रैश कोर्स चल रहा है 2021 एग्जाम के लिए, वो आपको सारा का सारा मिल जाएगा। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं फिर से अगली क्लास में।